रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया था, उसमें हमने क्या समझ लिया था कि हमारी जो भी चीजें थी, मॉलिक्यूल्स थे, सैंपल्स थे, उनको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सैंपल में से अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफरेंशिएट करके, सेपरेट करके हम लोग पा सकते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली होता किस चीज के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा कोई भी सैंपल या कोई भी मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो किस, उसका नेचर क्या है ये पता लगाने के लिए, वो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या कौन सा मॉलिक्यूल है, उसकी आइडेंटिटी, उसका मॉलिक्यूलर फीचर पता करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फीचर को पता करना कि उसका नेचर कैसा है, इसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स यूज लाइट टू इंटरेक्ट विद मैटर टू प्रूव फीचर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक क्या करती है कि लाइट का यूज करके वो मैटर की फीचर्स को बताती है, जिसमें आपका स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन के बारे में हम जान पाते हैं। किसी भी सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये हम किसके थ्रू पता लगा सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जनरली लाइट का यूज करते हैं, जैसे कि आपका लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज लाइट टू इंटरेक्ट विद मैटर। जो भी हमारा सैंपल है उससे इंटरेक्ट करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, लाइट का। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग लाइट का यूज करेंगे, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके मॉलिक्यूलर फीचर्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या जानना होगा कि लाइट का नेचर क्या होता है, क्योंकि उसमें सबसे बेसिक चीज हम क्या यूज कर रहे हैं, लाइट। तो लाइट के बारे में सबसे बेसिकली हमें जानना होगा। ठीक है, तो देखिए, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट्स एनर्जी वेरीज विद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो लाइट क्या है, लाइट का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट हमारे दोनों फॉर्म में होती है, पार्टिकल फॉर्म में भी और वेव फॉर्म में भी। ठीक है, उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें वेव नेचर की, तो वेव नेचर में हम क्या देखेंगे कि जो लाइट है हमारी वो क्या होती है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो करती है। इट्स एनर्जी वेरीज विद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और जो लाइट की एनर्जी होती है वो उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से डिफर करती रहती है। Depending on the energy of the light, different molecular features, electronic, vibrational, etc. can be assessed। तो लाइट के एनर्जी के बेस पे उसके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिकुलर फीचर्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाइब्रेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, लाइट की जो एनर्जी, जो डिफरेंट एनर्जी होगी उससे हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर फीचर्स का पता लगा सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज क्या है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हम किस लिए यूज करें, उसके मॉलिक्यूलर फीचर्स को पता लगाने के लिए, सैंपल में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सबसे बेसिक चीज क्या यूज करते हैं, लाइट। तो लाइट का नेचर कैसा होता है, हमारा वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, और जो लाइट होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को शो करती है। तो जो लाइट हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जब लाइट की एनर्जी डिफरेंट होगी या उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, तो उस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा सैंपल में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक या वाइब्रेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये एक सैंपल है,
कोई भी जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स प्रेजेंट है। तो कोई भी एक लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है, इस सैंपल में, अब वो क्या हुई, वो जाके यहाँ से सैंपल से हमारा टकरा गई, सैंपल से उसने कांटेक्ट किया। तो सैंपल से टकराने के बाद उसमें क्या हुआ, कुछ आयंस का एक्साइटेशन हुआ, कुछ आयंस का आयनाइजेशन हुआ। मतलब जैसी एनर्जी थी उस लाइट की, जैसी वेवलेंथ थी, उसके बेस पे सैंपल से टकराने के बाद यहाँ पे एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हुआ। अब कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद कुछ एनर्जी क्या हुई, ट्रांसमिट। अब वो एनर्जी ट्रांसमिट होने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसका डिटेक्शन कर लिया। हमने उस लाइट की जितनी भी एनर्जी थी वो कौन से सैंपल को कितने एब्जॉर्ब कर रही है, इसके थ्रू हमने क्या पता लगा लिया कि हमारे सैंपल में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी मॉलिक्यूलर फीचर्स क्या है। जैसे अगर कभी भी लाइट हमारा 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब होती है तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी होती है। अगर 260 है तो हम न्यूक्लिक एसिड पता लगा सकते हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड है। तो इस ऐसे ही हम क्या बता सकते हैं इसके थ्रू कि जो भी लाइट हमारी इंटरेक्ट कर रही है सैंपल से वो कितना एक्साइट कर रही है, कितना इंटरेक्ट कर रही है, उसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल है उसका फीचर्स क्या है। ठीक है, की प्रिंसिपल, ईच सब्सटेंस इंटरेक्ट ऑफ लाइट इन ए यूनिक वे रिवेलिंग इट्स आइडेंटिटी एंड कंसंट्रेशन। तो जो लाइट है वो हर सैंपल से, हर मॉलिक्यूल से एक यूनिक वे में इंटरेक्ट करेगी, और जो भी अलग, मतलब हर सैंपल से, हर मॉलिक्यूल से अलग तरीके से बाइंड करेगी, और उसका बाइंड करने का, उसका यूनिक जो वे होगा बाइंड करने का, उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी और उसका कंसंट्रेशन कितना, उसकी आइडेंटिटी कैसे है, उसके मॉलिक्यूलर फीचर्स कैसे है। ओके, तो कम टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। हमने ये तो जान लिया कि जो हमारी लाइट है उसका नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। पर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM radiation is a form of energy that travels in waves at the speed of light comprising oscillating electric and magnetic fields। तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म, एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जो स्पीड ऑफ लाइट की, मतलब लाइट की स्पीड से मूव करता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है दैट ट्रेवल्स इन ए वेव्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि लाइट की स्पीड से मूव करता है। और इसमें हमारे दो कंपोनेंट होते हैं या दो वेक्टर्स कह सकते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, तो अब देखिए क्या होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर ऑसिलेटिंग ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फीचर है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फीचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेक्टर होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जो हमारी वेव भी मूव कर रही होगी वो उन दोनों के परपेंडिकुलर मूव कर रही होगी। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा हैंड है, ये देखिए ये हमारा हैंड है, ये क्या है कि ये हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये हमारा मैग्नेटिक वेक्टर है। तो जो हमारी वेव है वो कैसे मूव करेगी, इस फॉर्म में मूव करेगी, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो हमारी वेव भी मूव कर रही है वो कैसे, इसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है। ठीक है, जैसे माने ये हमारी इलेक्ट्रिक वेक्टर है। ठीक है,
और ये हमारा मैग्नेटिक वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारी वेव होगी, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? इसके परपेंडिकुलर, या तो ऐसे या इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? हमारी वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस में है, ये हमारा वाई एक्सिस में, तो हमारी जो वेव होगी वो किस एक्सिस में मूव करेगी? जेड एक्सिस पे, ठीक है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका बहुत यूज है, क्योंकि हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लाइट के ही बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, जब भी हम इलेक्ट्रिक वेक्टर, हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर किस में यूज होता है? जो भी हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक वेक्टर का यूज करेंगे। और जब मैग्नेटिक वेक्टर का यूज कहाँ पे होगा? एनएमआर या ईएसआर में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जब हम यूवी और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर का यूज करेंगे। और जब हम लोग एनएमआर या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, तो हम किस चीज का यूज करेंगे? मैग्नेटिक वेक्टर का। ओके, तो ये समझ में आया कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे मूव करती है। हमारा मैग्नेटिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। उसके बाद जो हमारी वेव होती है वो भी इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करती है या आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर, जो बता दिया कि दोनों में क्या है? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर हैं, जो कि क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑसिलेटिंग ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो भी वेव की डायरेक्शन है मूव करने का, उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर मूव करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में के कुछ टर्म्स जान लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि हमारी लाइट क्या है? दो फॉर्म में है, वेव फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में। तो वेव फॉर्म के कुछ जो ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना इंपॉर्टेंट है, वो जान लेते हैं। तो पहला टर्म है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? स्पाटियल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स। जब वेव के दो कंसेक्यूटिव पीक्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारी वेव है, ठीक है। ये हमारी कोई भी वेव है, ठीक। अब इन दो के बीच के डिस्टेंस को ये क्या कहेंगे? दो पीक्स के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्ब्डा से, ठीक है, लैम्ब्डा से। तो ये क्या है? ये हमारी कोई भी वेव है जो मूव कर रही है। तो इन दो के पीक्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ समझ में आया? स्पाटियल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पीक्स इज नोन एज वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब हमारा है एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर। तो एम्पलीट्यूड से समझो कि जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है किस चीज का? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक वेक्टर का, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। अगर हम अपने इस वेव वाले में बात करें तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा? कि ये कितना मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। यही हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड, ठीक। यहाँ पे इसका कितना
ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी भी वेव का या मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक वेक्टर का, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और दो पीक्स के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ओके, थर्ड हमारा है फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड यूनिट हर्ट्ज। तो क्या होता है कि एक सेकेंड में कितनी बार वेव मूव कर रही है, कितनी वेव्स बन रही है, इसी को क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, हर्ट्ज से। ठीक है, किससे, हर्ट्ज से। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हमें बात करनी है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो जो हमारी एक वेव पूरी कब होगी, जब इसमें एक क्रस्ट और एक ये ट्रफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी, ऐसे समझिए, हमारी एक वेव कब कंप्लीट होगी, ये और ये हमारी क्या हो गई, एक वेव हो गई। ठीक है, एक बार ऊपर क्रस्ट और एक बार ट्रफ। अब क्या होगा कि इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड है ना। तो क्या हुआ कि देखिए इस, जैसे ये वेव है, ठीक है, अब एक सेकेंड में कितनी वेव कंप्लीट कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मान लीजिए एक सेकेंड में ये दो वेव बना रही है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हर्ट्ज। ठीक, तो एक सेकेंड में कितना वेव बन रही है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इतना समझ में आया कि वेवलेंथ क्या है, कि दो पीक्स के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो हमारी वेवलेंथ होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि जो पर सेकेंड में कितना ऑसिलेट कर रहा है, कितनी वेव्स बन रही है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी। एंड एम्पलीट्यूड क्या होगा कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है वेव्स का या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वेक्टर का, वो क्या होगा हमारा, एम्पलीट्यूड। ओके, अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या है, वेव नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी म्यू के ऊपर ऐसे ऑब्लिक, नंबर ऑफ वेव साइकिल पर यूनिट डिस्टेंस, कॉमनली पर सेंटीमीटर। तो क्या है, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट डिस्टेंस मतलब एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बन रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, वेव नंबर। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, ये हमारी थी फ्रीक्वेंसी की एक सेकेंड में इतनी वेव बन रही है। ठीक, एक सेकेंड में कितनी वेव कंप्लीट कर रही है, हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वेव नंबर क्या है कि एक सेंटीमीटर में कितनी वेव, जैसे ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें कितनी वेव्स बन गई, ये हमारे क्या हो जाएंगे, वेव नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, वेव नंबर। ओके, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ लिया, उसके हमने टर्म्स समझ लिए कि कौन कौन से, वेवलेंथ क्या होती है, दो पीक्स के बीच की डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितनी मूव कर रही है, उसके बाद वेव नंबर क्या होता है कि एक यूनिट डिस्टेंस में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, वो हमारा क्या है, वेव नंबर। ओके, अब हम एक फॉर्मूला बताते हैं इसको, रिलेशनशिप वेयर c इज द स्पीड इन वैक्यूम, c इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। तो ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना। देखिए क्या दिया गया है, c इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ठीक है, तो c हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। हमारा c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जिसकी वैल्यू जनरली क्या होती है, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, म्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ओके, लैम्डा क्या है हमारा, वेवलेंथ। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे जो हमारा म्यू और लैम्डा ये कैसे हैं,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर हम यहाँ से म्यू इक्वल्स टू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, और सी क्या है हमारा कांस्टेंट। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो हमारे वेवलेंथ की कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ, कैसा, उल्टा रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस इनवर्स रिलेटेड है, ठीक है। तो म्यू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या, इनवर्सली। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारी क्या है, एक वेव है, ठीक है, एक ये हमारी वेवलेंथ है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारी वेवलेंथ ज्यादा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है ना। ये हमारी लैम्डा इसमें क्या है, ज्यादा है, जबकि इसमें लैम्डा क्या है, कम है। बट इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे हो जाएगी कि ये 1 सेकेंड में सिर्फ इतना ही कवर कर पा रहा है, कितनी वेव्स, 1.5 वेव्स ही कवर कर पा रहा है। ये क्या है इसकी फ्रिक्वेंसी 1 सेकेंड में, पर ये 1 सेकेंड में कितने कवर कर रही है, 2। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। इतनी सी चीज समझ में आई। तो हमने क्या क्या देख लिया कि हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो किस चीज के लिए होता है, क्या यूज होता है उसका, उस मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फीचर्स के सैंपल में कंपोजिशन, स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। और उसमें भी मेनली लाइट का यूज करते हैं, और जो कि लाइट का हमारा कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और उसके हमने कुछ टर्म्स देख लिए कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ठीक है। देखिए ये आपका एक डायग्राम है, इसमें क्या दिखाया गया है कि जो ये है हमारा मैग्नेटिक वेक्टर और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है। तो ये किसके परपेंडिकुलर है, जो हमारा वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर है, ओके। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेव प्रोपोगेशन ट्रांसवर्सली इन स्पेस एंड टाइम। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। फॉर यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सर्कुलर डायक्रोसिज्म एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, अभी बताया हमने, जब हम लोग यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तब हम लोग इलेक्ट्रिक वेक्टर पे फोकस करेंगे, या फ्लोरोसेंस और सर्कुलर डायक्रोसिज्म को। और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक और एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये वाली आप देख लीजिए, ये क्या है हमारा स्पेक्ट्रम। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, इसको पढ़ना, इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, पहले हमारा क्या दिया है, वेवलेंथ, ये हमारी वेवलेंथ नैनोमीटर में दी है। तो एक्सरे हमारी कितनी 10 नैनोमीटर पे है, और जो हमारा यूवी विजुअल रीजन है वो 10⁻² से लेके 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है। और हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, उसकी इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स में क्या चेंज आ रहा है, ये हम इस रीजन में पढ़ते हैं, यूवी विजुअल रीजन में। यही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर सभी जानते होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सरे हमारा 10 नैनोमीटर पे 10⁻² से लेके 10⁻³ के बीच में क्या है, यूवी और विजुअल रीजन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, ठीक है, कि उसके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद हमारा है आईआर, ठीक है। देखिए चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स किस किस में पढ़ेंगे, एक्सरे एब्जॉर्प्शन और यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद आईआर मींस इंफ्रारेड, इसमें क्या है, इंफ्रारेड हमारा 10⁻⁴
नैनोमीटर पे है। और इसमें ये कहाँ पे हम लोग इसमें क्या देखेंगे, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट्स। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन में, इलेक्ट्रॉन्स की मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्टेट IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, अब जो हमारी माइक्रोवेव और रेडियो वेव है, माइक्रोवेव हमारी 10⁶, 10⁷, और इसमें भी हम लोग रोटेशनल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखते हैं, जो कि हम लोग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का। ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग किसका यूज करेंगे, रेडियो वेव्स का। ठीक, इतनी सी ये आपको टेबल मेमोराइज करके रखनी है। ठीक है, अब देखिए हमारी जब जैसे हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी भी वेवलेंथ के साथ डिक्रीज होती है। वो अभी हम फॉर्मूला जब आपको बताएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि यूवी विजुअल में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में क्या चेंज है। उसके बाद IR रीजन में क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर और वाइब्रेशनल स्टेट IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ESR में इलेक्ट्रॉन की स्पिन और रेडियो वेव्स का यूज कब करेंगे, जब हम लोग NMR या न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स वेयर द फोटोन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम मैकेनिज्म। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना है, ये किसके द्वारा, किस में पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना की स्टडी करते हैं, वेयर द फोटोन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जहां फोटोन क्या है, किसके पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल। अभी हमने वेव नेचर के बारे में थोड़ा सा जाना था कि उसकी वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाइट के जो वेव नेचर होता है उसके कुछ टर्म्स को जाना था। पर लाइट जो होती है वो और दोनों उसमें होती है, वेव नेचर में भी और पार्टिकल नेचर में भी। तो अब हम उसके पार्टिकल नेचर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि वेयर द फोटोन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, फोटोन। इफ आप फोटोन के बारे में देखते हैं, ए फोटोन इज ए massless हैज zero rest mass। रेस्ट मास मींस whenever the molecule is in stationary phase then it is known as in the rest phase। जब भी मॉलिक्यूल किसी भी रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा होगा तो वो क्या होगा, रेस्ट में। और उस टाइम जो उसका मास होगा वही क्या होगा, रेस्ट मास। तो जो फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, 0। फोटोन इज मासलेस एंड एग्जिबिट बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज। तो जो फोटोन है वो हमारा दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, वेव और पार्टिकल के नेचर को। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि फोटोन क्या है, मासलेस, रेस्ट मास उसका क्या है, निग्लिजिबल या 0। ठीक है, अब क्या है देखिए, द एनर्जी E ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू h nu और hc by lambda, where h is a Planck's constant and mu is the frequency और lambda the wavelength of the radiation। तो अब देखिए इसको हम बता देते हैं, ये हमने देखा था, हमने क्या देख लिया था, mu इक्वल्स टू c by lambda। तो mu is इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, अब एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, या फिर ये फोटोन की एनर्जी, इसको हम फोटोन की एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसमें क्या है, h म्यू, एनर्जी इक्वल्स टू h म्यू या hc बाय लैम्डा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एनर्जी है फोटोन की वो भी वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी वेवलेंथ जिसकी भी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होगी। ठीक है, और h हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ पे h क्या है,
प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एक्साइटेशन, ठीक। तो हमने ये चीज देख ली कि फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू एच सी और एच सी बाई लैम्डा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड एक्साइटेशन, जो अभी हमने देखा था कि हम लोग उस यूवी या यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे ना। तो वही ट्रांजिशन यहाँ पे, फॉर अ ट्रांजिशन टू अकर द सिस्टम मस्ट एब्सॉर्ब एनर्जी डेल्टा ई विच इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल एब्सोल्यूट एनर्जी स्टेट। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई स्टार्ट एच न्यू, ठीक है, एच न्यू डेल्टा ई। तो क्या है कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना होगा, अपने ग्राउंड स्टेट से अप जाना होगा, तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, ओके। In molecular system, absorption of a photon of appropriate energy can promoted an electron from the ground electronic state to excited electronic state। तो जब उसको ground state से excited state में जाना होगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वही क्या होगा हमारा चेंज इन एनर्जी। तो जो फाइनल एनर्जी उसकी होगी और जो इनिशियल एनर्जी थी, अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कैसे कर रहा है, क्योंकि हम लोग अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे बेसिक क्या पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन या एक्साइटेशन कैसे करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक। द इलेक्ट्रॉन कैन लेटर रिटर्न टू द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इफ दिस अकम्पाइंड बाय फोटोन इमिशन वन सीज फ्लोरोसेंस और हीट। तो क्या होगा कि कुछ मतलब ये बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या होता है कि कुछ ही टाइम तक वहाँ रिटेन कर पाता है, फिर वो अपनी ओरिजिनल मतलब स्टेट पे आ जाता है जहाँ वो क्या होता है, स्टेबल। हर इंसान को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। वैसे इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी मॉलिक्यूल क्या ढूंढता है, अपनी स्टेबिलिटी पता करने की कोशिश करता है। तो जब भी वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, कुछ सेकेंड बाद अप्रॉक्स 8 सेकेंड के बाद वो क्या होते हैं, फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो जो एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब करके वो ऊपर गए थे, वो एनर्जी वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और उसी एनर्जी वही, या तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे या फोटो इमिशन करेंगे, और उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, या तो वो फ्लोरोसेंस के फॉर्म में दिखेगी या हीट के फॉर्म में हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए हमारे टीएलएस ऑनलाइन में गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक बैच चल रहा है जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। इसमें आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायो प्रोसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, टेक्निक्स, मैथ्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। इसमें आपको 4 आवर्स की लाइव ऑडियो विजुअल क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, जो बच्चे कुछ कॉलेज वगैरह अटेंड कर रहे हैं, नहीं प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। ये बैच अभी ऑफर में आपको 50% ऑफ मिल रहा है। इसको अवेल करने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9919149001 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट का एग्जाम आने ही वाला है, फॉर्म फिलिंग हो चुकी है, तो जो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं, वो इस बैच को ले सकते हैं। इसका ओरिजिनल प्राइस 7,999 है, बट अभी आपको 4,000 में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो चीज अभी हम आपको बता रहे थे वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये देखिए, जैसे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है यहाँ ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, उसने क्या किया, कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, ठीक।
और वो क्या कर जाएगा कि वो हमारे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। और यही क्या होता है, और यहाँ पे उसकी एनर्जी कोई कुछ फाइनल एनर्जी होगी, क्योंकि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, और ये हमारी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी। तो इसका जो चेंज होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा ई से, ई एफ माइनस ई आई, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल जो भी एनर्जी होगी। अब क्या होगा, वो कुछ टाइम तक यहाँ पे रिटेन करेगा और फिर क्या होगा, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। तो जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो क्या है, जो डेल्टा ई उसने एब्जॉर्ब किया था वही क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोसेंस और हीट, फ्लोरोसेंस के फॉर्म में और हीट के फॉर्म में। यही हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है। ठीक है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। अब जो ठीक, अब इसमें हमारे जैसे आप लोगों ने छोटे पढ़ा होगा एसपीडीएफ हमारे क्या होते हैं, सब सेल्स होती हैं, वैसे इसमें ये क्या होते हैं, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग मीन्स लोन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी से पेयर नहीं करते, लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉन बाइंडिंग। और ये हमारे क्या है, एंटी बाइंडिंग सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये बाइंडिंग सिग्मा पाई बॉन्ड्स, ये एंटी बाइंडिंग सिग्मा पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पे नॉन बाइंडिंग और लोन पेयर। ओके, तो ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का समझ में आया होगा सबको। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए यूज होता है, मॉलिक्यूलर फीचर्स को सैंपल में कौन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, ये सब पता कर लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली लाइट का यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे दो वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही प्रोपोगेट करते हैं, और जो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करे उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिए बहुत सारे टर्म्स, जैसे हमारा वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर और उनके बीच का रिलेशन कैसा है, वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे रिलेटेड है। उसमें हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में भी देखा, कि जो हमारा स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा, कि जो हमारे यूवी विजुअल रीजन होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को देखेंगे, है ना। और जो 10 नैनोमीटर पे हमारा 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 3 पे हमारा यूवी विजुअल रीजन होता है। उसके बाद एनएमआर, जो भी रेडियो वेव्स एनएमआर जो होता है वो किस पे स्टडी करके हम लोग पता लगा सकते हैं, रेडियो वेव्स पे। तो ये पूरा हमारा स्पेक्ट्रम था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखा, कि जो एनर्जी है वो कैसे, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। आफ्टर सम टाइम एक्साइटेड से वो क्या करेगा, रिटर्न आएगा उसी अपनी स्टेबल वाली स्टेट में। तो जब रिटर्न आते टाइम जो भी उसने एब्जॉर्ब की थी एनर्जी वो क्या होगी, रिलीज होगी, उसको ही हम क्या कहेंगे। और वो एनर्जी जो है वो हमारी डिफरेंट होगी, डिफरेंट सैंपल्स के लिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, अब बात करते हैं अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी तक हमने बेसिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी के पढ़ लिए, अब हमारा है अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसको हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी जानते हैं, जो कि अभी हमने पीछे देखा था कि उसमें हम लोग किसकी चीज की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की स्टडी करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, क्रोमोफोर्स, कि हमारे क्रोमोफोर क्या होते हैं। ओके, कि हमारे क्रोमोफोर क्या होते हैं। ठीक है, एक क्रोमोफोर इज दैट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफन ए सेट ऑफ बॉन्ड्स और एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्रोमोफोर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, या ऐसे बॉन्ड्स या एटम्स को बोलते हैं जो क्या करते हैं,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर। ए क्रोमोफोर इज दैट पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफन ए सेट ऑफ बॉन्ड्स और एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमारा क्या होता है? क्रोमोफोर। कुछ बायोलॉजिकल क्रोमोफोर्स हमारे पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन्स में। इंपॉर्टेंट क्रोमोफोरिक मोइटीज इंक्लूड पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये हमारे बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो जिनका मेन वर्क क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्सॉर्ब करना। उनको हम क्या बोल देंगे? क्रोमोफोर्स। तो इसमें आपके क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड्स, सर्टेन अमीनो एसिड साइड चेन जैसे ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन में, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोफैक्टर्स जैसे पोर्फिरिन रिंग्स इन हीम। ओके, तो ये हमारे क्या है? क्रोमोफोर्स। ये किसकी तरीके से वर्क करेंगे? क्रोमोफोर्स की तरह। पेप्टाइड बॉन्ड्स, कुछ अमीनो एसिड्स की साइड चेन, प्रोस्थेटिक्स ग्रुप या कोफैक्टर्स। ओके, अब है यूटिलिटी इन कैलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो ये क्रोमोफोर्स है वो इनका वर्क क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी या कैलोरीमेट्री में। तो molecules with suitable chromophore are often used in calorimetric assay or UV visible spectroscopy measurement because they absorb in the accessible spectral region। तो इनका वर्क क्या है कि UV visible region में क्रोमोफोर ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं? एक accessible spectral region में उस कैलोरीमेट्रिक एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोफोर्स का वर्क क्या है? स्पेक्ट्रोमेट्री में मॉलिक्यूल विद सुटेबल क्रोमोफोर्स आर ऑफन यूज्ड इन कैलोरीमेट्रिक एसे मेजरमेंट बिकॉज दे एब्जॉर्ब इन द एक्सेसिबल स्पेक्ट्रल रीजन। ये एक एक्सेसिबल जो स्पेक्ट्रल रीजन में एब्जॉर्ब करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, उसको ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रोमोफोर्स का यूज यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसलिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोफोर्स समझ में आया कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? वो पार्ट मॉलिक्यूल का या एटम्स का या वो बॉन्ड्स जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? जैसे हमारा पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, साइड चेन्स हैं हमारी ट्रिप्टोफैन में, टायरोसिन्स में, और हमारे प्रोस्थेटिक या कोफैक्टर हैं, वो सब किसकी तरह वर्क करते हैं? क्रोमोफोर्स की तरह वर्क करते हैं। ओके, अब जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? सबसे पहले तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। सबसे पहले हम उसमें क्या स्टडी करते हैं? यूवी विजुअल रीजन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि हमने पढ़ा। और वो और किस प्रिंसिपल पे बेस होती है? बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, किस पे? बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक, तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंस मेजर हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड डिफाइंड एज ए इक्वल्स टू log 10 I नॉट अपॉन I। ठीक है, तो ये क्या है? I नॉट कि विदाउट सैंपल कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है, और I क्या है कि विद सैंपल कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है। इसको समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं कि हमें दो लाइट के सोर्सेस चाहिए होते हैं। एक सोर्स चाहिए होता है जो हमारा यूवी रे को पास करे और एक विजुअल रे को। ठीक है, एक से यूवी रेज निकलती है और एक से विजुअल। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे एक स्लिट लगी होती है। जब ये जाती है मिक्स होके, यहाँ पे क्या लगी होती है? स्लिट, जो क्या करती है? प्रिज्म की तरह वर्क करती है। जैसे हमारा प्रिज्म वर्क करता है ना कि एक वाइट लाइट को क्या करता है और कलर्स में सेपरेट कर देता है, वैसे ये क्या करते हैं? प्रिज्म की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसमें जितने भी डिफरेंट तरह की वेवलेंथ होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग हो जाती है। ये एक तरीके से व्हाइट लाइट की तरह यहाँ मूव करती है। ये किसकी तरह मूव करती है? व्हाइट लाइट की तरह। ठीक है, ये कहाँ से आ रही है लाइट? हमारे यूवी और विजुअल सोर्सेस से आ रही है। अब एक प्रिज्म की तरह एक स्लिट लगी होती है, इसको
स्लिट भी कह सकते हैं। ये क्या काम करती है कि जो भी ये लाइट आई है उसको अलग अलग मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देती है, ठीक है। उसके चेंज होने के बाद यहाँ पे जाके एक स्लिट होती है जो कि क्या स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइट को क्या करेगी, आगे प्रोसेस करेगी। इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगी, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगी, आगे प्रोसेस करेगी, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे वेवलेंथ की लाइट निकली ना, तो यहाँ पे बहुत सारे वेवलेंथ की लाइट निकली, तो आगे जाके स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही आगे प्रोसेस करने का काम ये करेगी। अब जब स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक लाइट हमें मिल गई जो हमें चाहिए थी, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक डबल बीमर लगा होगा, ठीक है। क्या लगा होगा, डबल बीमर। ये इससे जाके पास हो गया और यहाँ पे हमारा सैंपल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सैंपल, ठीक है। जिस भी सैंपल में से हमें किसी मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिटी पता करनी है, वो सैंपल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, ये जाके डबल बीमर से टकराई ये वाली वेवलेंथ, तो क्या हुआ, एक तो इस तरफ मुड़ गई, एक ऊपर की तरफ चली गई और एक क्या हुआ, इस सैंपल से निकली, ठीक। अब यहाँ पे हमारे क्या लगे होंगे, डिटेक्टर्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे, डिटेक्टर्स, ठीक। ये क्या हमारे डिटेक्टर्स है। तो क्या हुआ कि एक जो लाइट थी, जो यहाँ से एक वेवलेंथ आ रही थी, वेवलेंथ की लाइट, एक वो सैंपल के थ्रू होके निकली और एक प्योर निकल गई। तो यहाँ से हम डिटेक्टर के थ्रू इससे क्या पता लगाएंगे कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी और यहाँ पे इसकी इंस्टेंट। अब वो जब वो सैंपल से होके आ रही है तो सैंपल में कोई मॉलिक्यूल होगा जिसने उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा, तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई वो तो यहाँ पे रहेगी, उसके बाद जो इंटेंसिटी आई वो यहाँ डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आई नॉट क्या है, जो विदाउट सैंपल हमारी एनर्जी निकल, जो हमारी वेवलेंथ की लाइट आ रही थी, ठीक है, इंटेंसिटी जितनी इसकी आ रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होके ये इंटेंसिटी आई है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करके क्या पता लगा सकते हैं कि सैंपल में किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया। यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि सैंपल ने किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो विदाउट किसी सैंपल की लाइट पास हो गई, उसने डिटेक्ट कर लिया कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी। अब यहाँ पे विद सैंपल से होके लाइट गई है, तो यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। दोनों की इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे जितनी भी एब्जॉर्ब हुई होगी इंटेंसिटी, वो क्या हमें पता लग जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा सिस्टम्स होते हैं वो इंटेंसिटी के फॉर्म में डेटा नहीं शो करते हैं, वो क्या हमें कैसे डेटा शो होता है, एब्जॉर्बेंस की फॉर्म में। तो जब इंटेंसिटी हमारे पास होगी तो हम उससे एब्जॉर्बेंस कैसे निकाल लेंगे, log 10 I नॉट अपॉन I, ठीक, log 10 I नॉट अपॉन I। एब्जॉर्बेंस कैसे निकाल लेंगे, इंटेंसिटी से एब्जॉर्बेंस कैसे निकाल लेंगे, log 10 बेस 10 I नॉट अपॉन I, ठीक। ये इतनी से ये चीज समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे दो सोर्सेस से एक लाइट पास की, वो लाइट क्या हुई हमारे अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड हो गई, फिर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो हमें चाहिए थी वो यहाँ से पास हुई। अब यहाँ पे जो बीमर लगाया उसने क्या किया कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक विदाउट सैंपल मूव करी और एक विद सैंपल मूव कर रही है। तो जो विदाउट सैंपल मूव करी उसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लिया, और जो विद सैंपल मूव करी उसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके हमने क्या किया, इनके बीच की डिफरेंस पता लगा लिया। और अब जब डिफरेंस हमें पता है, जब अलग अलग इंटेंसिटी हमारे पास है, तो हम उससे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से एब्जॉर्बेंस निकाल लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि कितना एब्जॉर्ब किया है सैंपल में, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब सैंपल ने किया है, और उसके थ्रू हम उसके मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, एब्जॉर्बेंस मेजर हाउ मच लाइट इज एब्सॉर्ब्ड एंड डिफाइंड एज A इक्वल्स टू log
10 log base 10 I नॉट अपॉन I, ठीक है। और ये हमारा कहाँ तक होता है, 0 से 1 तक, या तो मतलब 0 से 1 तक। अगर मान लीजिए हमारे सैंपल में भी हमारे 10 एब्जॉर्ब की, सैंपल की जो इंटेंसिटी थी वो भी 10 आई, और सॉरी विदाउट सैंपल जो इंटेंसिटी थी वो भी 10 आई, विद सैंपल जो इंटेंसिटी थी वो भी 10 आई। तो क्या होगा ये, टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एब्जॉर्बेंस क्या है, 0 एब्जॉर्बेंस है। और यही अगर हमारे विदाउट सैंपल 100 आई, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या पता लगाया कि जब पूरा सेम आगे इंटेंसिटी तो एब्जॉर्बेंस 0 हुआ। यही अगर हमारी इंटेंसिटी अलग आएगी, मान लो आई नॉट की कितनी विदाउट सैंपल 100 है और विद सैंपल ओनली 10 आई, तो हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू 1। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है लाइट का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बेसिक था। अब उसके बाद बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है उसको पढ़ते हैं। द लॉ स्टेट्स, जो हमारा बियर लैम्बर्ट, द लॉ स्टेट दैट एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन। तो हमारा जो बियर लैम्बर्ट लॉ ने क्या बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम एल भी बोल सकते हैं, पाथ लेंथ के भी, कि कितना पाथ लेंथ, अगर पाथ लेंथ बढ़ जाएगा लाइट का, उसको ज्यादा मूव करना पड़ेगा तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंसंट्रेशन पे, अगर कंसंट्रेशन सैंपल में ज्यादा है तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल्स, जैसे हमें जो भी मॉलिक्यूल चाहिए उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी, अगर उसका कंसंट्रेशन उस सैंपल में कम है तो कम एब्जॉर्बेंस होगी। और लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि जो हमारी लाइट है वो उससे कितनी देर पास हो रही है। तो बियर लैम्बर्ट ने क्या बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है वो किस पे, इस लॉ में क्या बताया गया कि जो एब्जॉर्बेंस है वो पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जब इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एक्सटेंशन और एब्जॉर्बिटी कोफिशिएंट, ठीक है। इसको, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या एब्जॉर्बिटी कोफिशिएंट, ओके। एप्सिलॉन इज वेवलेंथ डिपेंडेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। अब जो ये कांस्टेंट हमारा आया है ना, यही क्या है, वेवलेंथ डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड है, वेवलेंथ पे डिपेंड है, ठीक है। ये जो हमारा ये आएगा कांस्टेंट, ये क्या है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड है, ये अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होगा। यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये क्या है हमारा एप्सिलॉन, कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। तो इससे इसको पता करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो किस नेचर का है, उसका क्या फीचर्स है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि हमारा बियर्स लैम्बर्ट लॉ में क्या बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। उसके बाद हमें एक कांस्टेंट मिला जिसको हमने बोला मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। अब जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो क्या है, वेवलेंथ डिपेंडेंट है, और वही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि क्या है, एब्जॉर्बिंग स्पीसीज का, वो अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होगा। उसको ही डिटरमाइन करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सी स्पीसीज या कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सैंपल में, ठीक है। और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू एप्सिलॉन LC इज इक्वल्स टू log 10 I नॉट अपॉन I, ठीक, क्योंकि हमारा एब्जॉर्बेंस इंटेंसिटी पे इस ऐसे डिपेंड, तो एब्जॉर्बेंस की जगह हम ये वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एब्जॉर्बेंस नहीं पता है तो हम इंटेंसिटी से भी अपना मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट
डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा वर्क कर रही थी किस पे, बियर्स लैम्बर्ट लॉ ने पे, तो उसमें से कुछ डेविएशंस भी हो जाते हैं, कभी कभी इरर्स भी आ जाते हैं। और ये डेविएशंस कैसे होते हैं अभी बताते हैं क्या है इसमें। डेविएशन फ्रॉम बियर्स लैम्बर्ट लॉ, तो डेविएशंस कैसे हो सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन इफेक्ट, रियल डेविएशंस, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन इफेक्ट, अगर मतलब सैंपल में बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का बढ़ गया तो क्या होगा, डेविएशन आ सकता है हमारे एब्सॉर्बेंस में। एट हाई एनालिटिक्स concentrations molecule interact electrostatic dipole interaction altering absorption behavior। तो जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे, अगर हाई बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन हो गया तो मॉलिक्यूल्स उस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हो सकता है कि जो एब्जॉर्प्शन का बिहेवियर है वो कैसा हो, डिफरेंट हो जाए, जिससे हमारे कैलकुलेशंस में एरर आ सकती है। तो ऐसे कुछ चीजें होती है जिनकी वजह से क्या होता है, बियर लैम्बर्ट लॉ में डेविएशंस आने लगते हैं, ठीक है। तो पहला तो क्या, हाई कंसंट्रेशन इफेक्ट। सेकेंड क्या है, केमिकल डेविएशंस, ठीक है। सेकेंड क्या है, केमिकल डेविएशन। तो केमिकल डेविएशन क्या है, द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज में अंडरगो एसोसिएशन, डिसोसिएशन, कॉम्प्लेक्शन और आयोनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है केमिकल डेविएशन में, क्या हो सकता है कि जो एब्जॉर्बिंग स्पीसीज है, जो भी मॉलिक्यूल है, वो क्या हो सकता है, एसोसिएशन कर सकता है, डिसोसिएशन हो सकता है, या उसमें कोई कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, आयनाइजेशन हो सकता है, जिस वजह से क्या हो सकता है कि बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से डेविएशन हो सकता है। ओके अब थर्ड है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एंड स्पेक्ट्रल डेविएशन। थर्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एंड स्पेक्ट्रल डेविएशन। तो स्ट्रे लाइट एंटरिंग द डिटेक्टर गिव्स फॉल्स सिग्नल्स स्पेशली एट हाई एब्सॉर्बेंस। तो इंस्ट्रूमेंटल और स्पेक्ट्रल डेविएशन क्या हो सकता है, कोई भी स्ट्रे लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम अपना जो भी एक एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करें, तो मे बी कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें एंटर कर जाए या कोई स्ट्रे लाइट एंटर कर जाए, तो तब उस टाइम पे क्या होगा कि डिटेक्टर हमें क्या देंगे, फॉल्स सिग्नल देंगे, स्पेशली एट हाई एब्जॉर्बेंस। जब हाई एब्जॉर्बेंस होगा तो क्या होगा कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे डिटेक्टर्स हैं, वो फॉल्स इंफॉर्मेशन कन्वे करने लगेंगे। तो डेविएशन कितने टाइप से हमारा हो गया, 3-4 तरीके से। मतलब हाई कंसंट्रेशन, अगर ज्यादा सैंपल का हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो डेविएशन हो सकता है बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन बिहेवियर वो में भी चेंज हो जाए। केमिकली भी डेविएशन हो सकता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एसोसिएट कर गया है एक दूसरे में, या डिसोशिएट कर गया है, या उसमें आयोनाइजेशन हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से, उस टाइम पे भी हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और तीसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल क्या डिफेक्ट आ सकते हैं कि मे बी कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्ट्रे लाइट क्या करे उसमें एंटर कर जाए, और उस टाइम पे क्या होगी, जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो फॉल्स इंफॉर्मेशन कन्वे करने लगे। ठीक है, इतना समझ में आया है। ये नोट कर लीजिए, नोट हो गया ये। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये इन्हीं डेविएशंस की वजह से क्या होते हैं, इन डेविएशंस में कुछ ऐसे डेविएशंस होते हैं जिनको हमने क्या नेमिंग कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमारा है रेड शिफ्ट, तो क्या होता है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट में क्या होगा, वेवलेंथ शिफ्ट
टू हायर वैल्यूज इज कॉल्ड रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक इफेक्ट। की जो हमारी वेवलेंथ है वो अपने ओरिजिनल वैल्यूज से क्या हो, हाई वैल्यूज पे चली जाए, ओरिजिनल वैल्यूज से हायर वैल्यूज पे चली जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक इफेक्ट। ओके, सेकेंड है हमारा ब्लू शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, ए शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट और हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट। की जो हमारी वेवलेंथ थी, लाइट की जो वेवलेंथ है वो अपने नॉर्मल से क्या हो जाए, कम हो, नॉर्मल वैल्यू से कम वैल्यू शो करने लगे, तब हम उस इफेक्ट क्या कहते हैं, हाइप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट। ओके, अब है एन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड हाइपरक्रोमेसिटी और मोर कलर। तो क्या होगा, एन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड, अगर हमारे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है किसी भी वेवलेंथ का, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमेसिटी। ठीक है, उसका क्या नाम देंगे, हाइपरक्रोमेसिटी। ठीक, ए डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड हाइपोक्रोमेसिटी और लेस कलर। और अगर हमारा एब्जॉर्प्शन कम हो जा रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, हाइपोक्रोमेसिटी और लेस कलर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। वेवलेंथ शिफ्ट टू हायर वैल्यूज, अगर वेवलेंथ अपने नॉर्मल वैल्यूज से हाई वैल्यू पे चली जाएगी तो हम उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक इफेक्ट। ब्लू शिफ्ट कब होगा, जब हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, अपने नॉर्मल वैल्यूज से लोअर शो होगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लू शिफ्ट या हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट। हाइप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, इनमें कंफ्यूज मत होना, जो हाइप्सोक्रोमिक है वो ब्लू शिफ्ट है। ठीक, अब अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमेसिटी या मोर कलर। और अगर एब्जॉर्प्शन हमारी एक्सपेरिमेंट में डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमेसिटी या लेस कलर। ओके, तो हमारे टीएलएस ऑनलाइन में आपका गेट लाइफ साइंसेस एक्सेल का एक बैच चल रहा है जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बॉटनी कवर करेंगे। इसमें आपको 4 आवर्स प्लस ऑडियो विजुअल लाइव क्लासेस, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, 600 प्लस आवर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जो बच्चे लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फुल मॉक लेंथ मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके ओरिजिनल प्राइस 7,999 है, बट अभी 50% ऑफ के साथ आपको 4,000 में विद वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन नंबर 9919149001। ओके, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.triambak.org। ठीक है, हैप्पी नमस्ते बेटा। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो जो हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं उसमें कौन कौन से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। ओके, रेडिएशन सोर्स, यूवी सोर्सेज ड्यूटेरियम लैम्प, विजुअल रेंज सोर्सेज टंगस्टन। ठीक है, तो अभी हमने बताया था आपको कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, हमें दो वो चाहिए होते हैं, दो सोर्सेज चाहिए होते हैं लाइट के। तो पहला क्या है, यूवी सोर्स। ठीक है, और सेकेंड विजुअल रेंज सोर्स। तो हम यूवी सोर्स में किसको यूज कर सकते हैं, ड्यूटेरियम लैम्प्स को। वहीं हम लोग विजुअल रेंज में किसको यूज कर सकते हैं, टंगस्टन को। ओके, विजुअल रेंज में किसको यूज कर सकते हैं, टंगस्टन। ठीक है, उसके बाद है हमारा डबल बीम सेटअप। ये जो डबल बीम सेटअप है ये ऑप्शनल होता है बट कॉमन इन हायर एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो हाई एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए है तो
तब हम क्या यूज करते हैं, डबल बीम सेटअप। ये हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है, कब प्रेजेंट होता है, जब हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मोनोक्रोमेटर, जो कि हमने बताया था कि वो क्या करेगा, स्प्लिट्स पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ्स। जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो यूवी विजुअल से ज्वाइन होके पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही है, तो मोनोक्रोमेटर उसको क्या करेगा, एक वेवलेंथ में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देगा, ठीक है। फिर हमारा आएगा सैंपल होल्डर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने सैंपल को होल्ड करके पुट करके रखेंगे, जिसके हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चाहिए। सैंपल होल्डर के बाद हमारे पास होंगे डिटेक्टर्स, और डिटेक्टर में हम लोग कौन कौन से डिटेक्टर यूज कर सकते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स, सिलिकॉन फोटोडायोड, फोटो मल्टीप्लायर्स ट्यूब, ठीक है। कौन कौन से डिटेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स को यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन फोटोडायोड को यूज कर सकते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को यूज कर सकते हैं, ओके। अब है हमारा एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। तो एम्पलीफायर और रिकॉर्डर में क्या होगा कि जो भी वेवलेंथ की लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, वो वहाँ पे कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, वो कहाँ पे हमारे रिकॉर्डर्स उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और हमारे ऑप्टिकल कंपोनेंट्स भी, हमारे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सेटअप होता है, उसमें हमारे ऑप्टिकल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिरर और लेंसेज। और मिरर और लेंसेज क्या करने का काम करते हैं कि जैसे अगर लाइट को सेपरेट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या ये मिरर और लेंसेज हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन में कि हमें पहले सोर्सेस चाहिए होंगे, हम दो सोर्सेस चाहिए होते हैं, यूवी सोर्सेज और विजुअल सोर्सेज। तो यूवी के लिए हम लोग ड्यूटेरियम का यूज कर सकते हैं, विजुअल के लिए हम लोग टंगस्टन का यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारा होता है डबल बीम सेटअप। तो डबल बीम सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, ये ऑप्शनल होता है, हाई एक्यूरेसी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों को चाहिए होता है एक मोनोक्रोमेटर, जो हमारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट को क्या करे, मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर दे। उसके बाद हमारे सैंपल होल्डर्स और सैंपल होल्डर्स में सैंपल को होल्ड करके रखेंगे। डिटेक्टर्स में आपका आएगा फोटोवोल्टिक सेल, सिलिकॉन फोटोडायोड्स और फोटो मल्टीप्लायर्स ट्यूब, ओके। उसके बाद हमारे पास है एम्पलीफायर्स, रिकॉर्डर्स एंड देन ऑप्टिकल कंपोनेंट, जैसे कि मिरर और लेंस, ओके। हाउ डिड यू नो फोटोन इज मासलेस, ओके हैप्पी। ये हमारे जो आइंस्टीन थे ना, उन्होंने अपनी एक स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, जिससे उन्होंने बताया था कि जो हमारे फोटोन होते हैं वो कैसे होते हैं, मासलेस होते हैं। उन्होंने बोला था कि जब अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से मूव कर पा रही है, तो वो तभी मूव कर पाएगी जब क्या होगा, उसका रेस्ट मास 0 होगा, ठीक है। इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं, ओके। ये आइंस्टीन ने हमें दी थी, ठीक है बेटा। तो क्या आइंस्टीन ने बताया था कि जो आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या है, वो उसका रेस्ट मास जो है वो 0 ही होगा, या फिर वो मासलेस होगा, ठीक है। और कोई डाउट? तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये देखिए क्या है हमारा, ये पूरा सेटअप है हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जितने हमने लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, उनका ये क्या है, सेटअप, ओके। तो हमारा क्या क्या है, एक विजिबल लाइट और एक यूवी लाइट, ठीक। तो विजिबल लाइट में क्या है, हम लोग टंगस्टन का यूज कर सकते हैं। टंगस्टन हम लोगों को जनरली कहाँ मिलते हैं, जो पहले येलो कलर के बल्ब आते थे जिसमें येलो लाइट निकलती थी, 100 वॉट वाले, उसमें क्या रहता था, उसमें टंगस्टन फिलामेंट का यूज होता था, ठीक है। और यूवी लाइट के लिए हम लोग ड्यूटेरियम लैंप यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों यहाँ से दोनों सोर्सेस से लाइट जाके एक मिरर से टकराएगी, और ये क्या है, हमारा प्रिज्म रखा है। प्रिज्म
और स्लिट दोनों हमारे साथ में है, तो यहाँ से क्या होगी, ये लाइट पास होगी। अब प्रिज्म क्या करेगा, इनको अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड कर देगा, मींस एक व्हाइट लाइट को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि ये ग्रेटिंग या फिर ग्रेटिंग कह लो, या एक यहाँ पे मोनोक्रोमेटर्स का यूज होता है। वो मोनोक्रोमेटर क्या करते हैं कि जो ये एक सिंगल वेवलेंथ जो यहाँ पे मूव करेगी उसको किसमें, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सैंपल होल्डर है जो हमने पढ़ा था, और यहाँ पे क्या पुट किया है, सैंपल को। ठीक है, ये रिफरेंस क्यूबेट है, और यहाँ से क्या होगा कि जो ये पास होंगे लाइन, और बीम सेलेक्टर पे जाके यहाँ पे डिटेक्ट हो गए। एक विदाउट सैंपल मूव करेगी लाइट, और एक सैंपल के अंदर से मूव करेगी। ठीक है, एक जो ये लाइट है क्या है, मोनोक्रोमेटिक, एक जो लाइट हमारे सैंपल के अंदर से यहाँ से मूव करेगी। ठीक है, और एक जो लाइट है वो कहाँ से मूव करेगी, विदाउट सैंपल यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे बीम सेलेक्टर के बाद ये डिटेक्ट करेगा, और फिर वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हमें प्रोवाइड करवाई जाएगी ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, एब्जॉर्बेंस और टाइम का ग्राफ। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन समझ में आ गया। तो एक बार हम पूरा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी किस चीज के लिए यूज होती है, किसी भी कोई सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, उसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली लाइट का यूज होता है। लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो वेव और जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस वे में मूव करती है जिसमें वेव प्रोपोगेट करेगी, उसके परपेंडिकुलर क्या होंगे, मैग्नेटिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर। जब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये स्टडी करनी होती है तो हम लोग इलेक्ट्रिक वेक्टर पे ध्यान देते हैं, एनएमआर के लिए हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर को प्रेफर करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि बहुत सारे टर्म्स देखे, जैसे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, दो पीक के डिस्टेंस जो होगी वो हमारी क्या होगी, वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकेंड में कितने वेव कंप्लीट कर रहा है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसके बाद हमारा है वेव नंबर। तो वेव नंबर में हमने क्या देखा कि एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव फॉर्म हो रही है वो हमारा वेव नंबर। उनके बीच में कनेक्शन क्या होता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा हम लोग लिखते हैं। c हमारा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जनरली 3.08 × 10⁸ होती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट के बाद वो क्या करेगा, वहां से फिर से अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो वहां से क्या रिलीज होंगे, वेव्स, वहां से फ्लोरोसेंस या हीट रिलीज होगी या फोटो एमिशन होगा। ठीक है, पार्टिकल नेचर में हमारा फोटोन भी होता है जो कि क्या होता है, मासलेस पार्टिकल है। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, hν या फिर hc/λ। ठीक है, hν या hc/λ, ये हमारे एनर्जी या फोटोन, हमारी एनर्जी और वेवलेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद ठीक हमने क्या देखा, उसके बाद हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल, अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल और एटम या कोई भी बॉन्ड जो क्या करें, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं। जैसे हमारे प्रोटीन्स में साइड चेन्स हो सकती हैं, ट्रिप्टोफैन की, टायरोसिन की, है ना, कोफैक्टर्स हो सकते हैं। ये सब क्या है,
क्रोमोफोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे बेस है हमारी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बियर्स लैम्बर्ट लॉ में क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, सैंपल का कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ। तो उसके बाद हमें एक कॉफिशिएंट मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट। और वो मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट डिफरेंट सैंपल्स के लिए डिफरेंट या स्पेसिफिक होता है, ठीक है। उसके थ्रू ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को निकाल सकते हैं। लग रहा है सब लोग सो रहे हैं, हाँ अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं हुई है, इसीलिए तो कोई नहीं है बच्चा लोग। स्टूडेंट लाइफ में एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, लेट लेट तक सोते हैं, क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं। तो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी एक वर्ड होता है, कंसिस्टेंसी। इफ यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी, अगर आपने आज की बात कल पे डालना शुरू किया, देन वहां से ही क्या होगा, लैग करने लगेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज क्या करना चाहिए, रोज जो लेक्चर्स हमें लेने हैं, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें कंसिस्टेंसी, वेदर इट इज फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल भी अटेंड करो, एंजॉय करो। ऐसा नहीं एंजॉय नहीं करने को, एंजॉय भी करना है, बट क्या है, एंजॉयमेंट और अपनी स्टडीज को अलग अलग रखना है, ठीक है। स्टडीज जब करो तो वो एक टाइम फिक्स कर लो कि हमें इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है, आज का ये मेरा टास्क है, तो कंप्लीट कर लो, है ना। तो उसके बाद हमने क्या देखा आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्रोमेटोग्राफी, और सॉरी उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या था, हमारे पास यूवी विजुअल लाइट्स थी, ड्यूटेरियम लैंप यूवी के लिए, टंगस्टन लैंप विजुअल के लिए। उसके बाद वो पास होंगे, हमारे पास मोनोक्रोमेटर्स होंगे। पहले प्रिज्म होगा, वो उसको अलग अलग वेवलेंथ में डिवाइड कर देगा, प्रिज्म, फिर वो मोनोक्रोमेटर्स, पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटर में चेंज करेगा। मोनोक्रोमेटर्स से क्या होगी, एक विद सैंपल पास करेगी, एक विदाउट सैंपल लाइट पास करेगी। उसकी हम लोग डिटेक्टर्स से इंटेंसिटी डिटेक्ट करेंगे। इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन निकाल लेंगे। एब्जॉर्बेंस कैसे निकाल लेंगे, लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई वाले फॉर्मूले से, ओके। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। द बियर-लैम्बर्ट लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय ACL. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन बिहाइंड दिस लॉ? इस लॉ के पीछे कौन सा एजम्पशन नहीं है? फर्स्ट, द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज डज नॉट डाइमराइज और एसोसिएट इन सॉल्यूशन. द पाथ length L is constant and known. The incident light is monochromatic. The detector response is independent of wavelength. बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, एनीवन? तो आइए देख लेते हैं क्या है। द बियर्स-लैम्बर्ट लॉ इज रिप्रेजेंट, बियर्स-लैम्बर्ट लॉ को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि इस लॉ में हम लोग क्या एज्यूम नहीं करते हैं ना, क्या एज्यूम नहीं करते हैं, नॉट लिखा है, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है कि क्या एज्यूम। तो देखिए पहला क्या है, द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज डज नॉट डाइमराइज और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। तो जनरल सी बात है, हम लोग ये एज्यूम नहीं करते हैं। क्यों? कि उसमें लिखा है कि जो एब्जॉर्बिंग स्पीसीज है वो डाइमराइज नहीं है और एसोसिएट नहीं है। सॉरी, ये तो हम लोग, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हम लोग एज्यूम करके यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी या बियर्स-लैम्बर्ट लॉ, इसमें तो हम लोग ये एजम्पशन करते हैं कि जो हमारी स्पीसीज है वो डाइमराइज नहीं है। अगर वो डाइमराइज हो जाएगी तो क्या होगा, हमने पढ़े थे ना डेविएशन केमिकल वाले में, तो हमारे डेविएशन होगा बियर-लैम्बर्ट लॉ से। तो जब भी हम लोग बियर-लैम्बर्ट लॉ को फॉलो कर रहे होते तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ये कि हमारा जो सॉल्यूशन, जो हमारा सैंपल है या जो स्पीसीज है वो डाइमराइज या एसोसिएशन या आयोनाइजेशन उसमें नहीं हुआ, ये हम एज्यूम करके चलते हैं और होता भी नहीं है और हम लोगों को ये एज्यूम भी करना पड़ता है। सेकेंड क्या है, द पाथ लेंथ इज कांस्टेंट एंड नोन। हाँ, बियर्स-लैम्बर्ट लॉ में हमें पाथ लेंथ पता होती है तभी तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। द इंसिडेंट लाइट इज मोनोक्रोमेटिक।
ऑफ कोर्स जो हमारी इंसिडेंट लाइट, हमारे पूरे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने बताया मोनोक्रोमेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो क्या, हाँ द इंसिडेंट लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। ऑफ कोर्स अगर पॉलीक्रोमेटिक होगी तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, वही सिंपल डेविएशन आ जाएगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है वो क्या है, मोनोक्रोमेटिक है, जो हमारी स्पीसीज है वो डायमराइज नहीं हुई है, और जो हमारा पाथ लेंथ है वो कांस्टेंट है। अब फोर्थ क्या है, द डिटेक्टर रिस्पॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। अब जो डिटेक्टर्स का रिस्पॉन्स है वो क्या है, वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है। पर ऐसा नहीं होता है कि डिटेक्टर्स क्या करते हैं, वेवलेंथ, जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ नहीं होता, जो डिटेक्टर्स है वो वेवलेंथ के ही बेस पे डिटेक्ट करते हैं ना। तो ये क्या होगा, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा था ना, स्पीसीज में भी अंडरगो एसोसिएशन डिसोसिएशन, अगर ये होगा तो क्या होगा, डेविएशन हो जाएगा। ओके, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। ओके, कम टू द नेक्स्ट। Which of these cause a bathochromic shift, raft shift in UV visual absorption? इनमें से कौन सा bathochromic shift करवाएगा, increased solvent polarity stabilizing ground state, increased conjugation in the chromophore, interaction between a non-polar solvent, decreasing pH of a molecule without ionizable group। बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या है कि इसमें पूछा गया कि रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो हमारे रेड शिफ्ट में क्या था कि जो नॉर्मल वैल्यूज वेवलेंथ की थी, नॉर्मल से क्या हो जाए, अगर हाई शो करने लगे तो वो हमारा क्या था, रेड शिफ्ट। तो पहला क्या है, इंक्रीज सॉल्वेंट पोलरिटी स्टेबलाइजिंग ग्राउंड स्टेट मोर। तो इसका सॉल्वेंट की पोलरिटी से तो कुछ लेना देना है नहीं। बी क्या है, इंक्रीज्ड कंजुगेशन इन द क्रोमोफोर्स। अगर क्रोमोफोर्स में कंजुगेशन मीन्स अगर सिंगल बॉन्ड का है डबल बॉन्ड बन गया, ऐसा कोई कंजुगेशन हो जाता है क्रोमोफोर में, तो रेड शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। हाँ ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि रेड शिफ्ट हमें कब देखने को मिलती है, जब अगर हमारे क्रोमोफोर्स में कंजुगेशन हो जाता है, अगर कुछ भी डेविएशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, रेड शिफ्ट देखने को मिलती है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। इंटरेक्शन विद ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, नहीं सॉल्वेंट से कुछ भी नहीं। डिक्रीजिंग पीएच फॉर ए मॉलिक्यूल विदाउट आयनाइजेबल ग्रुप, ना पीएच का डिक्रीज होना बिना आयनाइजेबल ग्रुप्स के, उससे क्या होगा, हमारी बैथोक्रोमिक शिफ्ट नहीं होगी। डेविएशन आएगा इन सबसे, पर क्या होगा, रेड शिफ्ट नहीं होगी। तो रेड शिफ्ट कब होगी, जब हमारा जो क्रोमोफोर है वो क्या है, कंजुगेट हो जाए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, a molecule showing an absorption maximum at 280 nanometer in water shift to 275 nanometer when measured in a non-polar solvent. This shift is called, इस शिफ्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, किस शिफ्ट को, कोई भी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, पहले लैम्डा क्या था 280, फिर लैम्डा क्या हो गया 275, इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे, इसको, इस शिफ्ट को क्या बोलेंगे हम, बताइए एनीवन जो आंसर दे, क्या होगा इसका आंसर। पहले हमारी क्या थी, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 280 नैनोमीटर थी। ठीक है, फिर क्या होगी, इन वाटर शिफ्ट टू वो 275 नैनोमीटर होगी। तो ये कौन सा शिफ्ट है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ब्लू शिफ्ट। क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट को और किस नाम से बोला था, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, कौन सा, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसको ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। हमारी जो वेवलेंथ है वो क्या है, नॉर्मल से लो हो गई है। तो ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाइप्सोक्रोमिक इज ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक जब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, हाइपोक्रोमिक जब एब्जॉर्प्शन
डिक्रीज हो जाए। ओके, now come to last question, which of the following detectors is commonly used in UV visual spectrophotometer because of high sensitivity। तो हाई सेंसिटिविटी के लिए हम लोग कौन से डिटेक्टर्स का यूज करते हैं, तो कौन से डिटेक्टर्स का यूज करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स का। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना फोटो डायोड और सिलिकॉन वाला, तो उसमें हम लोग कौन सा सबसे हाई सेंसिटिव वाला कौन सा था, फोटो मल्टीप्लायर। ठीक, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स जो है वो क्या है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली यूज करते हैं। अब ये लास्ट देख लेते हैं क्या है, इन ए डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। अगर जब हम लोग डबल बीम, जो हमने बताया था आपको ऑप्शनल होता है, फिर हाई क्या कर देता है, हाई सेंसिटिविटी हाई एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए उसको यूज करते हैं, है ना। तो क्या है बताइए, द बीम इज स्प्लिट, वन गोज थ्रू सैंपल, वन थ्रू रेफरेंस टू कंपनसेट फ्लक्चुएशन, देयर इज ओनली अ सिंगल पाथ थ्रू द सैंपल एंड नो रेफरेंस, इट ऑलवेज यूजेस प्रिज्म रेदर देन ग्रेटिंग, इट मेजर्स फ्लोरोसेंस स्टेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो क्यों यूज करते हैं डबल बीम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमीटर में, तो मैं बता दूं, द बीम इज स्प्लिट, द स्प्लिट जो हमारी बीम है वो क्या है, दो में डिवाइड हो जाएगी ताकि फ्लक्चुएशन ना हो और हमें एक रेफरेंस के थ्रू मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया क्या, ए कि जो हमारी बीम है वो किस में हो जाएगी, दो में स्प्लिट हो जाएगी, एक सैंपल के थ्रू निकल जाएगी और एक और इसको फ्लक्चुएशन को रोकने में हेल्प करेगी। ओके, तो मैं बता दूं हमारे टीएलएस ऑनलाइन में गेट इक्वल